हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 31 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। हालांकि क्वेश्चन आज के बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही लीनियंट हैं, इसलिए एक ही बार में आपको न्यूज़ सारी समझ आ जाएगी और आप भूलेंगे भी नहीं। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से डायरेक्टली प्ले स्टोर से अवेल कर सकते हैं उसे। और आज सबसे पहले, क्योंकि 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर को पूरा भारत राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है कि भारत का एक अच्छा उत्पादक के रूप में उभर के आए। इस देश में कोई भी अन्न के लिए आंसू बहाता और भूखा ना रहे। ये इनके वर्ड्स थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही पूरा श्रेय जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को यूनियन बनाने में इन्हीं को श्रेय जाता है। उस टाइम पर जो प्रांतों के राजा थे, वो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, तो ये सारा श्रेय इन्हीं को है कि इन्होंने ही भारत को एकजुट बनाए रखा उस टाइम पर। इसके अलावा इनको सरदार की उपाधि सन 1928 में दी गई थी। 1928 में इन्होंने गुजरात के बारदोली में एक आंदोलन किया था, और ये महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए था। इसी वजह से बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पॉलिटी का ये क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी राज्य के गवर्नर को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने देखा कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो गया है। किसी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला है, तो किसी ने लोकसभा स्पीकर, तो किसी ने राष्ट्रपति। कुछ ही स्टूडेंट हैं जिनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जब आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी तरीके से राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? गवर्नर होता है ना। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्य का जो कोर्ट है मतलब हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के सबसे बड़े जज मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इस तरीके से जब आप याद करोगे तब चीजें आपको दिमाग में काफी दिन तक बनी रहेंगी। अदरवाइज केवल रटने से कोई फायदा नहीं होगा। आप कहीं पर केवल एक क्वेश्चन में कोई चीज पढ़ लेते हैं तो जरूरी नहीं वो आपको हमेशा याद रहे। इस तरीके से जब आप समझेंगे तब आपको चीजें क्लियर होंगी। और सुप्रीम कोर्ट जो है, इसमें इस टाइम पर मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर बात करें तो कितने भी जजेस हो सकते हैं। अभी हाल ही में पहला 15वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जिसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो इस बार इस प्रोग्राम का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अब नाम से ही आपको समझ आ रहा है, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज से आने वाला जो यूथ है, उस यूथ को एक तरीके से एनकरेज करना कि वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का हिस्सा बने। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से हो चुकी है और ये चलेगा 2 नवंबर तक। प्रोग्राम मतलब परसों तक ये चलेगा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कई सारे राज्यों से, जैसे कि बिहार हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, इन सभी राज्यों से आने वाली जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों से बिलोंग करने वाले जो यूथ हैं, वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर जब इसका समापन होने लगेगा मतलब आखिरी दिन 2 नवंबर को, इन सभी स्टूडेंट्स को जो युवा वर्ग के हैं, इनको मुंबई यूनिवर्सिटी का कैंपस भी घुमाया जाएगा, क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी में ही आयोजित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इन सबको मुंबई का विधान भवन भी दिखाया जाएगा। तो एक तरीके से इसका मेन उद्देश्य ये है कि उन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करना, उन्हें भी ये समझ आना चाहिए कि दुनिया में ये क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आदिवासी जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी पिछड़ा वर्ग है। आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनके पास नहीं है। ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं। लेकिन भारत के एक तरीके से आम नागरिक के तौर पर वो भी हैं, तो उन्हें भी मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए। वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि आज की डेट में दुनिया भर में मेंटल स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि जो ब्रेन स्ट्रोक्स हैं वो लगातार ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। वैसे ब्रेन स्ट्रोक से बचाने में सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ है मेडिटेशन, योगा जिसको हम बोलते हैं। और इस बार 2023 की थीम रही
टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। अभी हाल ही में एक एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी आयोजित करी गई कौन से शहर में, जिसका नाम रखा गया वेस्ट टू आर्ट, स्क्रैप टू स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब क्या है? मतलब कहने का वेस्ट टू आर्ट, किसी भी वेस्ट से या स्क्रैप से मूर्ति तैयार करना। ठीक है। तो भारत भर में अब इन चीजों का काफी प्रचलन देखने को मिल रहा है, जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई थी। उसके बाद दिल्ली में एक थीम पार्क भी बनाया गया था, हेरिटेज पार्क, जिसको भी कई सारे वेस्ट मटेरियल से मिलाकर बनाया गया था। तो अब ऐसा कई सारा प्रचलन चल रहा है। तो ये एग्जीबिशन अभी हाल ही में लगाई गई है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में एक हॉल है जिसको बोलते हैं ललित कला एकेडमी, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है राम अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। ये एग्जीबिशन आज तक चल रही है, मतलब आज इसका आखिरी दिन है। आईसीएआर ने अभी हाल ही में खूनन इंस्टीट्यूट के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ ये मिलकर एक वर्कशॉप आयोजित करने जा रहे हैं। ये वर्कशॉप भोजन हानि और भोजन की बर्बादी को लेकर लोगों में अवेयरनेस पैदा करेगी। तो ये जो थूनन इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ का इंस्टीट्यूट है? ये जर्मनी का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट अपने साथ काफ़ी सारी रिसर्च मटेरियल लेकर आएगा कि दुनिया भर में डेली कितने खाने की बर्बादी होती है और कितने लोगों तक खाना पहुंचता ही नहीं है। आईसीएआर की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। वे दोनों मिलकर भारत में इस वर्कशॉप का आयोजन करेंगे। कहाँ पर? नई दिल्ली में इस वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। कल से इसका शुभारंभ हो चुका है, 30 अक्टूबर से, और ये चलेगी कल तक, मतलब 1 नवंबर तक। 3 दिवस दिवसीय ये वर्कशॉप है। ये कौन सी महिला एथलीट हैं जिन्होंने 37वें नेशनल गेम्स में सबसे तेज दौड़ लगाकर अभी हाल ही में एक टाइटल जीता है? तो ये हैं एस स्नेहा। और अगर मेंस कैटेगरी में बात करें तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है वीके एलक्की यादसन। एलक्की यादसन जो है, ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? ये तमिलनाडु से हैं। और जो स्नेहा है, ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, जो नेशनल गेम्स हैं इनकी शुरुआत गोवा से हो चुकी है। तो गोवा का एक ग्राउंड है जिसका नाम है बोम्बोलिम। क्या नाम है? बेम्बोलिम। वहां से इसकी शुरुआत हुई है। अब अगर बात करें इलक्की यादसन की, तो इन्होंने 100 मीटर रेस इवेंट जो है उसको कवर किया है 10.36 सेकेंड में। और जो स्नेहा है, इन्होंने भी 100 मीटर में ही गोल्ड जीता है। इन्होंने 100 मीटर कवर किया है 11.45 सेकेंड में। काफी अंतर नहीं है, बस 1 सेकेंड का अंतर है। ये कौन सा बैंक है जिसका मर्जर फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हो रहा है? तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये मर्ज होने जा रहा है फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। फिन केयर की स्थिति पहले से भी ठीक नहीं चल रही थी, जिसके चलते ये मर्जर होना जरूरी था। अब इससे दोनों बैंकों को सपोर्ट मिलेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसकी स्थापना 1996 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर। और एयू के एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। कौन है? संजय अग्रवाल। बाकी एचडीएफसी बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, और इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। आईसीआईसीआई की भी स्थापना 1994 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा है। और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। वर्ल्ड ऑडियो ड्रामा दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस 30 अक्टूबर, कल के दिन ये मनाया गया। ऑडियो ड्रामा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ये एक तरीके की आर्ट है जिसको दुनिया भर में एक्सप्लोर किया जाने, इसका मेन मकसद है। आज की डेट में आप कई सारे हेरिटेज प्लेसेस होते हैं या फिर टूरिज्म पर्यटक जगह होती हैं जहां पर आप जाते हो, तो उस जगह से जुड़ा हुआ जो इतिहास है उसको कहानी के रूप में आपको समझाया जाता है। और ये कहानी के रूप में आपको साउंड सिस्टम के थ्रू समझाया जाता है। जैसे कि कई बार आप जाते हो, कहीं पर आपने देखा होगा म्यूजिकल फाउंटेन शो। ठीक है। अब उसमें क्या होते हैं, जो फाउंटेन्स होते हैं वो अपने आप में एक कहानी बता रहे होते हैं और उसमें म्यूजिक चल रहा होता है। उसी तरीके से ऑडियो ड्रामा ये होता है कि इसमें सिर्फ आवाज के जरिए ही आपको कहानी सुनाई जाती है।
ये कौन से राज्य का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर पूरे स्टेट के अंदर जितने भी वन वाले क्षेत्र हैं, जंगल वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सर्वेलांस रखेगा। जैसे कि कोई सस्पिशियस व्हीकल अगर एंटर कर रहा है तो तुरंत जानकारी पुलिस को देगा कि कोई सस्पिशियस अभी गाड़ी आई है, उसको तुरंत चेक किया जाए। या फिर इसके अलावा कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर देखने को मिली है कैमरास में, जैसे कि कोई जंगली पशुओं को मार रहा है या उनके लिए घात लगाकर बैठा है जंगलों में, तो एक तरीके से ये कैमरा सर्विलांस रखने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि कर्नाटक सरकार को मदद करेगा इस तरीके की फॉरेस्ट के अंदर इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम है हॉक। क्या नाम है? हॉक। यहाँ पर हॉक का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ठीक है, तो ये हॉक सिस्टम लॉन्च किया है। कर्नाटक में गवर्नर कौन है इस टाइम पर? थावर चंद गहलोत हैं यहाँ के गवर्नर। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री। और झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। यह कौन सा बैंक है जिसने पहली बार अपना ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? नॉर्मल एफडी तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं, आप 50,000 रुपए की एफडी करना चाहते हो, तो आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हो। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप जितना भी करना चाहें। और उसी आधार पर बैंक आपको उसके ऊपर ब्याज देता है। जब आपका अमाउंट मैच्योर हो जाता है तो आप उसे ब्याज के साथ निकाल लेते हो। लेकिन ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज परचेज करना चाहते हो और आप उसके लिए पैसे जोड़ रहे हो, तो आप ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हो। और इसको लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अब सवाल ये उठता है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट क्या है? जैसे कि आप सोलर पैनल खरीदना चाहते हो अपने खेतों के लिए और अपने घर के लिए, या फिर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, वहां पर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हो और अभी आपके पास पैसे नहीं है। मान लो आपको सोलर सोलर पैनल की पूरी कॉस्ट वो पड़ रही है 5 लाख की। ठीक है। और आपके पास अभी 3 लाख रुपए हैं, तो आप इसको एफडी के तौर पर जमा कर दीजिए। आपको नॉर्मल एफडी से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रहा है। इसमें 8.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। नॉर्मल एफडी में करीब करीब 6 से 7% है। अकॉर्डिंग टू स्टडी रिसेंटली, अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के तहत यह पाया गया कि भारत में यह कौन सा राज्य है जहां पर कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है? तो ये राज्य है मिजोरम। मिजोरम में कैंसर से पीड़ित लोग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और इससे होने वाली मृत्यु के केसेस भी सबसे ज्यादा उभर के आए हैं। मिजोरम के अंदर जो पुरुष हैं, इनको स्टमक कैंसर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है इस टाइम पे। पेट का कैंसर हो रहा है। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं में लंग कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कि पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है मैथ्यू पेरी। 54 की एज में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? दरअसल ये एक टीवी अभिनेता थे और ये एक टीवी सीरियल आता था जिसका नाम था फ्रेंड्स। ठीक है। जिसमें 6 लोग थे, इनकी एक टीम पूरी काम करती थी। और ये हंसाने वाला एक तरीके से सीरियल था। तो उसी में 6 लोगों में से ये एक थे। और उसके बाद फ्रेंड्स नाम के इस टीवी सीरियल से ही लगभग घर घर के अंदर इन्हें स्टारडम मिलने लगा। ये जो टीवी सीरियल था, ये 1994 से लेकर साल 2004 तक, पूरे 10 साल तक चला और पूरी दुनिया इनको जान गई थी। इनको उस टाइम पर प्राइम टाइम एमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो मैथ्यू पेरी जो कि टीवी अभिनेता थे, 54 की एज में इनका निधन हो गया। भारत और इंग्लैंड का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मैच तो आपने देखा ही होगा। उस मैच में भारत ने इंग्लैंड को परास्त किया। इसी के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में भारत कौन से नंबर की मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन गई है? तो भारत दूसरे नंबर की मोस्ट सक्सेसफुल टीम है क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में आज तक। आज तक अगर बात करें तो भारत ने टोटल कितनी जीत दर्ज करी है, तो भारत की ये 59th विन थी। ठीक है, जो कि इंग्लैंड को हराया। आज तक भारत के अलावा सिर्फ इकलौती एक टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो कि नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, मतलब वर्ल्ड कप के अंदर, टोटल जीत दर्ज करी हुई है 73। तो अभी भारत ऑस्ट्रेलिया से तो काफी दूर है,
बट हाँ, सेकंड नंबर पे आ गया है न्यूजीलैंड। थर्ड नंबर पे हो गया है। न्यूजीलैंड ने अभी तक 58 मैचेस वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जीते थे। तो ये काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड्स, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर ये कौन से खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, जिनके सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर हैं। तो ये हैं सचिन तेंदुलकर नंबर वन पे। सचिन तेंदुलकर ने 50 से ज्यादा रन टोटल अगर बात करें तो 21 बार बनाए हैं वर्ल्ड कप इतिहास में। और अब रोहित शर्मा इनके पीछे हैं। रोहित शर्मा 12 बार बना चुके हैं 50 प्लस रन। ठीक है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड निकल के आया है। वर्ल्ड कप इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी, मतलब जीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर टोटल 34 बार जीरो पर आउट हुए हैं। और इनकी बराबरी विराट कोहली ने कर ली है। विराट कोहली भी इंग्लैंड के इस मैच में जीरो पे आउट होने के साथ ही 34 बार डक पर आउट हो चुके हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, एक ब्लिंकिंग स्टार जो होता है, मतलब जो ऑन ऑफ हो रहा होता है जब आप आसमान में देखते हो, जिसे बोलते हैं टिमटिमाता हुआ तारा, इस तारे को क्या कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से? सिरियस, पल्सर, एंडोमेडा या सुपरनोवा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अपना आंसर। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जीएस आपकी समस्या है, तो जीएस जीके की आप सारी टेंशन भूल जाइए और एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा लाइव बैच चल रहा है एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में। इस बैच को अवेल करके 2024 का आप कोई भी एग्जाम जीएस जीके के बेसिस पर बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपकी कवर कर रहा हूँ। करंट अफेयर की पीडीएफ मैगजीन अगर आपने नहीं ली है तो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में अपलोडेड है, आप इसे ले सकते हैं। इसमें 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेटा मौजूद है। फुल रिकॉर्डेड बैच या हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी के स्पेसिफिक रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। एग्जाम इंजन में बहुत कुछ है, एक बार आप विजिट करके देखिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपका लगा हुआ है 15 दिन के बाद, आपके पास अभी भी मौका है। आप रिकॉर्डेड फुल बैच भी अवेल कर सकते हैं या सिर्फ जीएस जीके और कंप्यूटर का बैच भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।